नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण झा आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग सॉल्व कर रहे थे यूपीपीसीएल के पेपर को। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर 1 में हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद हम लोग 26 से क्वेश्चन इस वीडियो में लगाने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 25 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके पास सामने दिया गया है यहाँ पे 26वां क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए जैसे 25वां क्वेश्चन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है अ वोल्टेज इज सेड टू बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट चेंजेस, है ना। जो वोल्टेज होगा ये अल्टरनेटिंग होगा जब ये चेंजेस करेगा। तो क्या चेंज करेगा? देखिए, आपको मालूम है कि साइनोसॉइडल सप्लाई हमारे पास होती है। इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है आपका प्लस वी से लेके माइनस वी तक, है ना। और ये डायरेक्शन भी आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी ये चेंज हो रही है, यानी कि दोनों की बात कर दी। दैट मीन्स आंसर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी करेक्ट, है ना। तो ये बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 26 क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमसे इजी तरीके से बोला गया है कि विच स्टेटमेंट्स ट्रू फॉर 3 फेज स्टार कनेक्शन। 3 फेज स्टार कनेक्शन के लिए इनमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों, जब भी मैं स्टार कनेक्शन की बात करता हूं तो आपको याद आना चाहिए BL बराबर होता है √3 BPH और IL बराबर होता है IPH। इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम स्टार कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो स्टार कनेक्शन सिस्टम में जो लाइन वोल्टेज होगा वो फेस वोल्टेज का √3 टाइम्स होगा। जबकि यहाँ पे लाइन करंट और फेस करंट दोनों कैसे होते हैं दोस्तों? दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें इससे लिंक आपको दिया गया है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में? तो फेस वोल्टेज इक्वल टू द लाइन वोल्टेज, ये तो गलत हो गया, ये तो हो नहीं सकता, है ना। ये तो हो नहीं सकता, तो ये वाला हो नहीं सकता। चलिए अगला क्या बोला? फेस वोल्टेज इक्वल टू, ये भी नहीं हो सकता। फेस वोल्टेज इक्वल टू, देखिए दोनों में लिखा फेस वोल्टेज इक्वल टू द फ्लोइंग करंट, ऐसा भी नहीं हो सकता। फेस वोल्टेज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ फ्लोइंग वोल्टेज एंड फेज करंट इक्वल टू द फ्लोइंग करंट, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये आपको 26 तक क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 25 तक सॉल्व करे थे। इसके बाद ये 26वां क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 27 क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 27 से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। देखिए 27 क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है। 27 क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अ स्टार कनेक्टेड लोड बीइंग मेजर्ड फॉर द पावर बाय द 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड का यूज कर रहे हैं। इफ W1 इक्वल्स टू BL IL cos 30 माइनस 5, W2 बराबर BL IL cos 30 प्लस 5, देन द टोटल फेस वोल्टेज विल बी। देखिए दोस्तों, आपसे टोटल फेस वोल्टेज पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसको दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखिए टोटल पावर जो हमारे पास होती है P इक्वल्स टू, ये होती है आपकी W1 प्लस W2। तो यानी कि एक हमको दी है VL IL cos 30 माइनस 5 और एक है हमारे पास VL IL cos 30 प्लस 5। आपसे पूछा क्या है? पहले तो आप ये देखिए पूछा क्या है। आपसे पूछा गया है देन द 3 फेज पावर। आपसे 3 फेज पावर पूछा गया। जब भी 3 फेज पावर लिखा हो आप समझ जाना टोटल पावर की यहाँ पे बात की गई है, यानी कि एक्टिव पावर की बात की गई है। ठीक है, जब आपसे एक्टिव पावर की बात की गई है तो टोटल पावर हम लोग कैसे निकालेंगे? P बराबर VL IL ले लेंगे आप कॉमन, ब्रैकेट में आएगा cos 30 माइनस 5 प्लस cos 30 प्लस 5। तो आपको पता होना चाहिए cos C प्लस cos D कितना होता है? cos C प्लस cos D कितना होता है? तो जब भी बात करते हैं cos C प्लस cos D की तो होता है 2 cos C प्लस डी अपॉन 2, C प्लस डी अपॉन 2। इनको ऐड करेंगे यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस है 60 अपॉन 2 यानी कि 30 इंटू कॉस डी माइनस सी अपॉन 2, यानी कि इसमें से इसे माइनस किया जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले तो इंटरमीडिएट में थे, तो कितना आ जाएगा आपका cos 5। अच्छा, cos 30 कितना होता है आपका? √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा √3 BL IL cos 5।
ये आपके पास आ गई टोटल पावर। दोस्तों इसी पावर को हम लोग बोलते हैं एक्टिव पावर। क्या बोलेंगे? एक्टिव पावर। आप सभी को ये याद होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि जो भी cos फाई के फॉर्म में आता है ये हमेशा एक्टिव पावर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होगा? एक्टिव पावर। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? अब ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन दिया √3 BPH IPS sin 30 + 5। देख सकते हो आप लोग क्या दिया है? √3 BPH IPS sin 30 + 5। sin 35 + 5 है, ये तो हो नहीं सकता। √3 BL IL cos 30 + 5, ये भी नहीं हो सकता। √3 BL IL cos 5, यही आपको दिया है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, √3 BL IL cos 5। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगर इसी क्वेश्चन में पूछते कि रिएक्टिव पावर बताइए, क्या बताइए दोस्तों? Q, यानी कि रिएक्टिव पावर। तो ठीक है भाई, रिएक्टिव पावर हम लोग कैसे निकालेंगे? रिएक्टिव पावर कैसे निकालेंगे? ये होता है दोस्तों W1 - W2, है ना। इसे हम माइनस करते हैं और √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है आपके रिएक्टिव पावर। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर निकल के आएगा आपके पास 3 BPH IPH sin 5, है ना, sin 5, सॉरी √3 BPH IPH sin 5, ये निकल के आएगा। जब आप इसे माइनस करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करके तो इतना BPH IPH sin 5, और BL बराबर √3 BPH होता है। BL बराबर क्या होता है दोस्तों? √3 BPH। हम लोग उसके हिसाब से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉरी, मैंने इसमें यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, आपको पूरा प्रूव भी करके दिखा देता हूँ, है ना। प्रूव भी कर देते हैं हम लोग, ध्यान से समझना। कैसे निकालते? Q = जब आप W1 - W2 करते हैं तो यहाँ पर W1 आपके पास कितना है? VLIL cos 30 - 5, BLIL cos 30 + 5, है ना। तो माइनस हो जाएगा दोनों का, तो BLIL तो आपके पास बाहर आ गया और ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है, ये आता 2 sin 30 × sin 5, ऐसे मिलता है हमें। ठीक है ना, sin 30 कितना होता है? 1/2, तो यहाँ पे मिलेगा अपन को VLIL sin 5। तो ये होता है आपके पास Q, ये होता है आपके पास W1 - W2। दोस्तों क्या होता है? W1 - W2। लेकिन अगर आपको पावर निकालना है तो इस W1 - W2 में आपको √3 का गुणा करना पड़ेगा, या फिर ये तो डिफरेंशिएशन आ गया। तो रिएक्टिव पावर आपके पास क्या आएगी? रिएक्टिव पावर अगर निकालना है तो Q बराबर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ढंग से थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। ये मैंने जो रिलेशन निकाला दोस्तों, ये सिर्फ आपके लिए निकाला है, ये रिलेशन निकाला है मैंने सिर्फ W1 - W2 का। देखिए ध्यान से समझेंगे, ये तो आपका आंसर हो गया, यहाँ पे ऑप्शन ये हो गया। अगर रिएक्टिव पूछते, रिएक्टिव ध्यान देंगे सभी लोग, W1 - W2 आता आपके पास VLIL sin 5, ये आपने VL निकाला है, ठीक है ना, VLIL sin 5। लेकिन अगर रिएक्टिव पावर पूछ ले तो √3 W1 - W2 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आएगा √3 BLIL sin 5। अब आप अगर इसे फेस का फॉर्म में लिखें, BL बराबर √3 BPH होता है, तो आपके पास √3 3 हो जाएगा, 3 BPH और IPH sin 5। तो अभी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको एक कंटेस्ट होना चाहिए, √3 BLIL sin 5 या फिर 3 BPH IPH sin 5। क्लियर है मित्रों? चलो तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे। अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फिर इसके नीचे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं फाइंड द ऑड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सबसे अलग दिख रहा है आपको? देखिए कॉन्स्टेंटन है या फिर ब्रास है या फिर मैग्नीन है या फिर नाइक्रोम है। तो दोस्तों कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ब्रास जो है ये तो एक प्रकार से एलिमेंट हैं जिसमें हम लोग करंट फ्लो करा देते हैं, यानी कंडक्टर की तरह बिहेव करते, और नाइक्रोम एक अलग है, ये एक इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दे रहा है? एन AC करंट इज गिवन बाय 100 sin 314t, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू? तो आपसे पूछा गया है एवरेज वैल्यू क्या होगी। एक बेसिक सा हमको करंट अरेंजमेंट यहाँ पे दे दिया गया। देखिए आप सभी को मेरे पास क्वालिटी मिलेगी, तो आप ध्यान दें, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें, इन पेपर को अपने पास संभाल कर रखें, और है ना, इसका लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं आराम से, इसको ले लेना, डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं AC करंट कितना है, I = 100 sin 314t। तो दोस्तों यहाँ पे व्हाट इज द एवरेज वैल्यू, तो आपसे एवरेज पूछा, I एवरेज क्या होता,
आई एवरेज बराबर होता है 2Im बाय पाई, कल ही हमने डिस्कस किया था, 2 इंटू 100 अपॉन पाई, यानी कि 200 अपॉन 3.14। तो आप इसके अलावा आप आंसर निकालोगे, है ना, आप आंसर निकाल लेना, और आंसर जैसे ही निकालेंगे कितना आंसर आएगा इसका, कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा 63.7। तो 63.7 इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ पे ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ द कैपेसिटेंस। आपको पता है Q बराबर क्या होता है, CV, और C बराबर कितना होगा, Q अपॉन V। तो जब ये कंडीशन हमें मालूम है, ये क्या हो जाएगा, कूलम पर वोल्ट, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना, कूलम पर वोल्ट, यहाँ पे कूलम पर वोल्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल बाय द इंक्रीज इन वोल्टेज। इसमें कह रहे हैं वोल्टेज को बढ़ा देने पर, है ना, वोल्टेज को अगर हम बढ़ा दें तो वोल्टेज को बढ़ा देने पर इनमें से कौन सी घटना सुइटेबल इसके लिए नहीं होगी। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, है ना, फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में फॉल्ट आ गया तब, ट्रिपिंग ऑफ द सेंसिटिव इक्विपमेंट, है ना, ट्रिप हो जाए तब, फॉल्ट इन ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आ जाए तब, है ना, वोल्टेज बढ़ाने पर इनमें से कौन सी नहीं होती। तो भैया फॉल्ट भी आता है, ट्रिपिंग भी होता है, फॉल्ट इन ट्रांसमिशन ये भी आता है, फ्लिकिंग इन बल्ब, अगर वोल्टेज हम बढ़ा दें तो बल्ब टिमटमाता नहीं है ना, ये घटनाएं नहीं होती, वोल्टेज कम या ज़्यादा होने पर ऐसा नहीं होता। तो ये ऑप्शन गलत है, यानी कि कौन सी नहीं होती, यही वाली नहीं होती, यानी कि इसके अनुसार जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, है ना दोस्तों। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 29, है ना, 29, 26 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लाइन से, तो बहुत अच्छे से समझना। चलिए, तो डिजिटली मैं आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग सब मेरे साथ बने रहिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए ताकि टेक्निकल बहुत अच्छा आप कवर कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन ऑफ द सप्लाई इन अ 3-फेज सिस्टम इज कॉल्ड लो। इतना आसान क्वेश्चन, कह रहे पोटेंशियल जो होगा दो लाइन के बीच में, है ना, वो किसको दर्शाएगा। तो दो लाइन के बीच में, कल ही एक क्वेश्चन ऐसा आया था, दो लाइन के बीच में जैसे RYB कनेक्शन है, इसके अलावा तो ये क्या कहलाता है, आपका कहलाता है लाइन वोल्टेज। क्या कहलाता है दोस्तों, लाइन वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कैपेसिटर, देखिए दो कैपेसिटर अपन को दिए हैं नेक्स्ट में, इसमें क्या दिए, टू कैपेसिटर C1 0.5 माइक्रोफेरेड, C2 0.2 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये कैसे लगे हैं दोस्तों, सीरीज में लगे हैं, गिविंग अ सप्लाई ऑफ 300 वोल्ट, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर C1। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे कि यहां पर आपने दिया वोल्टेज, वोल्टेज कितना देना है आपको, वोल्टेज देना है इसमें 300 वोल्ट, ठीक है, और फिर यहां पर क्या लगा आपके पास, एक कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर ये लगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी है 0.1 माइक्रोफेरेड और दूसरे की वैल्यू कितनी है 0.2 माइक्रोफेरेड, ये अपन को दी गई है। और आपसे बोल दिया गया इसमें दोस्तों कि भैया यहाँ पर C1 के अक्रॉस निकालना है, क्या निकालना है, C1 के अक्रॉस, ये जो है कैपेसिटर C1 के अक्रॉस क्या निकालिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालिए। तो इस C1 के अक्रॉस, तो ये क्या कहलाएगा BC1, इसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे दोस्तों, इसको हम बोल देंगे BC1। तो कैसे निकालेंगे, BC1 बराबर टोटल वोल्टेज C300, तो जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस जस्ट अपोजिट काम करता है, तो BC1 इक्वल्स टू 300 इंटू 0.2 अपॉन ये 0.2 प्लस 0.1। तो चूंकि C1 के अक्रॉस पूछा है और कैपेसिटर बिल्कुल रेजिस्टर इंडक्टेंस के जस्ट अपोजिट काम करता है, अगर इसकी जगह यहाँ पे इंडक्टर होता है, रेजिस्टर होता है, तो हम उसी का ही वैल्यू लेते, उसी का ही रिएक्टेंस लेते हैं, उसी का ही वैल्यू लेते। खैर यहाँ पे तो कैपेसिटर था
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 300 इंटू 0.2 अपॉन 0.3, ये कैंसिल आउट होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 200 यानी कि 200 वोल्ट, है ना। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, 200 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ड्यूरिंग द कैपेसिटर चार्जिंग द वोल्टेज एक्चुअली रेज टू। देखिए हम लोगों को एक बेसिक से प्रिंसिपल आना चाहिए। बेसिक से प्रिंसिपल का मतलब, अगर मैंने आपसे बोल दिया चार्जिंग कंडीशन, अगर कोई चीज चार्ज हो रहा है तो चार्ज होने का मतलब क्या है, वो इस तरीके से जाएगा, है ना, इस तरीके से चार्ज होगा। और अगर चार्ज हो रहा है तो अपने फाइनल वैल्यू के, चाहे कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर, कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। क्या बोला मैंने, कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड इंडक्टर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट। कैपेसिटर किसी एनर्जी को वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर करता है, इंडक्टर किसी एनर्जी को करंट के फॉर्म में स्टोर करता है। तो यहाँ पर जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला कैपेसिटर, तो कैपेसिटर वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर करेगा, लेकिन खैर ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे वोल्टेज करंट, तो इसमें बोला है कितने परसेंटेज करेगा, तो कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड इट स्टार्ट चार्जिंग विथ 0.632 V, यानी कि अपने फाइनल वैल्यू के 0.632 पे ये चार्ज हो जाता है। यानी कि परसेंटेज में अगर निकालें तो अगर 100 का आप गुणा करें तो इसका मतलब आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 63.2%। कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे मिलेगा 63.2%। तो कैपेसिटर अपने फाइनल वैल्यू के 63.2% पर चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज कितने पे होता, तो इसमें माइनस कर दो आप 100 में से, यानी कि 36.8, लगभग 37। तो डिस्चार्ज कितने पे होता, तो 37 इनिशियल बोल देंगे, और चार्जिंग पूछा है तो 63.2% बोल देंगे। तो देखो लिखा है इसमें वोल्टेज एक्चुअली, अगर करंट लिखते यानी कि यहाँ पे इंडक्टर होता तो इंडक्टर करंट के फॉर्म में स्टोर करता है, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझेंगे बहुत अच्छे से। अगला बोला है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द लेड एसिड बैटरी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इस दिए गए क्वेश्चन में ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द लेड एसिड बैटरी द टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप एज देयर इज अ ड्रॉप इन। तो कहां पर ड्रॉप होगा कि बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाए, तो डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज रेट पे निर्भर करता है, किस में निर्भर करता है, डिस्चार्ज रेट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए अपन लोग किसका उपयोग करेंगे, देखिए जो मटेरियल हम लोग यूज करेंगे परमानेंट मैग्नेट के लिए वो साधारणतः हम लोग लेते हैं एल्निको। कौन सा लेते हैं दोस्तों, एल्निको। एल्निको क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिक्सचर। तो यहाँ पर हम लोग इसके रूप में किसका वैल्यू लेंगे, कार्बन स्टील, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही बढ़िया से समझेंगे। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आने ही चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हमारे कवर होना चाहिए। तो चलिए आपको ये सर्किट दिया गया है एक, और सर्किट का बेसिक से क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये दिए गए क्वेश्चन में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, अगर ये आप सर्किट को देखें तो इसमें पूछा है फाइंड द नोड वोल्टेज एट द नोड 1। नोड 1 पर क्या आएगा, चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें सिंपली बोला गया है, सिंपली कि B1 वोल्टेज बताइए, इसको हम B1 बोल देंगे, इसको हम B2 बोल देंगे, और हम लोग नोडल अप्लाई कर देंगे। तो नोडल यहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए किसी भी नोड पर आने वाली करंट बराबर इस नोड पे जाने वाली करंट, ये KCL है, और इसी को अगर ओम्स लॉ के फॉर्म में लिख दें तो ये बन जाता है आपका नोडल एनालिसिस। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, 10 इस नोड पे आने वाली, B1 अपॉन 10 हो गया, यहाँ पे B1 माइनस B2 अपॉन 3 हो गया, एलसीएम आप ले लेंगे 30 आएगा, यहाँ पे 300 बन जाएगा, ये आपका 3B1, ये 10B1, 13B1 है ना, और माइनस 10B2। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई दोस्तों, क्या बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। चलो दूसरा हम लोग नोडल देखते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं नोडल। यहाँ पे कैसे लगेगा, B2 माइनस B1 अपॉन 3 प्लस B2 अपॉन 5, और यहाँ पर आ गया V2 माइनस 10 अपॉन 1, है ना, इतना करके आपको मिल जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 15, तो यहाँ पे 5B2 माइनस यहाँ पर आएगा 5B1 प्लस 3B2 प्लस
15V2 माइनस 150 बराबर 0। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 5V2, 3V2 और 15V2, आपका 23V2 है ना, इक्वल टू 5V1 और प्लस आ गया दोस्तों 150। इतना आपको मिल गया, इतना आपको मिल गया। जब इतना अपन को मिल गया तो यहाँ पर हम लोग B2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें पुट कर देंगे तो B1 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे B2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, B2 इक्वल टू 5V1 प्लस 150 अपॉन 23 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको उठा के हम इधर पे अगर रख दें तो आसानी से आप B1 की वैल्यू निकाल लोगे। तो 300 इक्वल टू 13 B1 माइनस यहाँ पर आप रख देंगे 10 और B2 की वैल्यू आपके पास 5B1 प्लस 150 अपॉन 23। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे 3 का 6900 इक्वल टू एलसीएम लेंगे आप तो ये इसमें आएगा आपके पास लगभग 299 230 है ना। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 230 और 3 बार करेंगे तो आपका 69 होता है, यानी कि 299 V1 माइनस यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपके पास 50 V1 और माइनस 1500 है ना। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1500 इसमें ऐड करेंगे तो आपका आएगा 8400, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा 299 में से कैंसिल हो गया, लगभग तो आया आपके पास 249 V1। तो V1 इक्वल टू कितना आया 8400 अपॉन 249। तो ऑप्शन आपको 30 आप काटेंगे तो 33.7 वोल्ट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए बहुत आसान तरीके से हमने नोडल एनालिसिस को सॉल्व कर दिया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देर ना करते हुए एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये आप अच्छे से नोट कर पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ठीक है। आपको 32वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 32वां एनालिसिस करेंगे, ठीक है। 32 को अपन एनालिसिस करेंगे। क्या बोला गया है इसमें, इन अ थ्री फेज, देखिए इसको समझ लीजिए क्या बोला गया, इन अ थ्री फेज सिस्टम बाय द डेल्टा कनेक्शन मेड कंटिन्यू टू मेक क्लोज सर्किट। अगर क्लोज सर्किट कराना है तो क्या करना पड़ेगा, वन साइड ऑफ द न्यूट्रल साइड ऑफ द रेजिस्टेंस। आंसर हो जाएगा इसका ये। देखिए इसका मतलब समझिए, मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन का, है ना। तो आसानी से आप समझ पाएंगे। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट, इसको ध्यान से आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा, इन अ थ्री फेज सिस्टम वन साइड ऑफ द वाइंडिंग टू स्टार्टिंग साइड ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग बाय डेल्टा कनेक्टेड मेड एंड कंटिन्यू टू मेक क्लोज सर्किट। सॉरी, इसका ऑप्शन होगा बी दोस्तों करेक्ट, है ना। ए नहीं होगा, इसका ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। कैसे, इसको समझेंगे अब। ये है क्या, इसका मतलब क्या है, ये समझेंगे। देखिए इसमें बोला है थ्री फेज सिस्टम का अरेंजमेंट होता है और हम लोग डेल्टा का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, डेल्टा का, है ना। डेल्टा कनेक्शन हमने बनाया। ये एक क्लोज सर्किट की तरह कब काम करेगा, जब वन साइड ऑफ वाइंडिंग टू द स्टार्टिंग साइड एंड सेकेंडरी वाइंडिंग हम इसको ले लिया जाए, सेकेंडरी वाइंडिंग इसका ले लिया जाए, यानी कि इसके बीच वाला जो पोर्शन होगा ये एक शो कर देगा थ्री फेज सप्लाई की लाइन वोल्टेज को, और इसके और अगर न्यूट्रल होता तो वो फेज दर्शाता, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। बस डेल्टा कनेक्शन की बात कर रहे थे। डेल्टा अगर बन रहा है और क्लोज सर्किट दे रहा है तो इसमें से क्या होगा, वन साइड ऑफ वाइंडिंग टू स्टार्टिंग साइड ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, द्वितीय वाइंडिंग की पहली वाली जो होगी वो आपकी स्टार्टिंग साइड होगी। कैसी होगी, स्टार्टिंग साइड। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एस्पेक्ट वाला क्वेश्चन, जिस तरीके से पूछा गया था। चलो उसमें कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो, इफ अ थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, क्या है दोस्तों, देखिए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। चलो भाई इसको देखते हैं हम। कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में भी बहुत आसान है। थ्री फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज सप्लाइड विद 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, फाइंड द फेज वोल्टेज। देखिए दोस्तों ये जो वोल्टेज दिया है, पहली बात तो आपसे पूछा है कौन सा सिस्टम है, स्टार कनेक्टेड। अगर कोई स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो हम लोग को जानकारी होना चाहिए, स्टार में BL बराबर होता है √3 BPH, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और IL बराबर क्या होता है, IPH। ये भी हम लोग अभी बहुत अच्छे से जाने थे। तो इसमें तो पूछा गया आपसे फेज वोल्टेज बताइए, कुछ है ही नहीं। तो फेज वोल्टेज BL बराबर क्या लगाएंगे आप, √3 BPH।
ये 400 क्या दिया, ये आपको लाइन वोल्टेज दिया, 400/√3 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, √3 की वैल्यू होती 1.732, तो इससे हम इसको क्या कर देंगे दोस्तों, इससे इसको हम कट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसे में जब आप काटेंगे वहां पे तो आपको कितना ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 230.94। इसका मतलब क्या हुआ, 400/√3, है ना, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसी अगला एक क्वेश्चन दिया, इन अ 3-फेज सिस्टम द इम्पीडेंस आर कनेक्टेड इन डेल्टा और स्टार कनेक्टेड। तो क्या होगा, डेल्टा और स्टार कनेक्टेड है 3, है ना, 3 इम्पीडेंस मिलता है आपको। इम्पीडेंस कैसा मिलता है, 3 मिलता है। हॉल इफेक्ट, अगर हॉल इफेक्ट की बात कर दी तो हॉल इफेक्ट वैसे किस में होगा, बता सकते हो आप लोग, बता सकते हैं हॉल इफेक्ट किस में लगता है। हॉल इफेक्ट किसी भी ऐसी जगह लगता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आ जाएं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसा सिर्फ कंडक्टर में होता है, किस में होता है, किसी भी कंडक्टर में। इसमें हॉल कोफिशिएंट, हॉल रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इस वाले को देखें। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है, व्हेन 2 बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब 2 बैटरी पैरेलल में लगे हैं तो इनमें से कौन सा पॉइंट इनके लिए सही होगा, तो इनमें से कौन सी कंडीशन इनमें सही होगी। चलिए देखिए इसके, अगर 2 बैटरी पैरेलल में लगी हैं, हमें मालूम है कि भैया 2 बैटरी अगर पैरेलल में लगी हैं तो इनका ईएमएफ कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम। तो जब ईएमएफ समान होना चाहिए यानी कि ईएमएफ शुड बी सेम, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, बता सकते हो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, इसमें पूछ रहा है। देखिए, इन इंडिया सिंगल फेस एसी फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। तो भैया ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ये तो आपको मालूम है, ये तो पॉइंट सही है। आगे, इन सिंगल फेस एसी इज मोर एडवांटेजेस देन 3 फेस। कह रहे सिंगल फेस एसी ज्यादा फायदेमंद होती है किससे, 3 फेस सप्लाई से। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ये सही नहीं है क्या, बताइए। चलो अभी देखते हैं। 3 फेस सिस्टम इज मोर इकोनॉमिकल, यस ये इकोनॉमिकल है। टू डेवलप मल्टी फेस सिस्टम आर्मेचर वाइंडिंग शुड बी डिवाइड इनटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेसेस, यस ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी सही नहीं है दोस्तों। इनकरेक्ट कौन सा हो गया, है ना, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया अपना, इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी, सिंगल फेस एसी इज मोर एडवांटेजेस देन 3 फेस। तो हम लोग क्या घर में सिंगल फेस यूज करते, 3 फेस यूज करते हैं भाई, वही एडवांटेज है। सिंगल फेस में तो आपका बल्ब भी डेमी लो होता है ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसके अनुसार हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द पावर फैक्टर ऑफ अ 3 फेस सिस्टम इज इतना, ये सारा अपन को दिया है। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ ईच वाट मीटर। देखिए मैंने वाट मीटर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना, वाट मीटर बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ। प्रीवियस वीडियो लेक्चर को आप देखें तो आप समझ पाएंगे क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बिना पावर निकाले, यहाँ पे बिना पावर फैक्टर निकाले मैं आपको डायरेक्टली तरीके से ये बता सकता हूँ कि ये इसका पावर फैक्टर की रीडिंग क्या होना चाहिए। तो देखो इसमें बोला है व्हेन पावर फैक्टर इज लैगिंग, तो पावर फैक्टर अगर लैगिंग शब्द बोल दे इसका मतलब W1 की रीडिंग बड़ी है W2 से। अगर लीडिंग लिख दे यानी कि W2 बड़ा है W1 से, यानी कि पहले वाट मीटर की रीडिंग ज्यादा होगी दूसरे की कम हो जाएगी, तो लैगिंग। तो इनमें ऐसा कौन सा है जिसके पहले की रीडिंग ज्यादा है दूसरे की कम, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 1 और ये भी नहीं हो सकता। देखिए ये एक 4.4 किलोवाट ज्यादा है, W2 की 1 है और माइनस में भी है, तो ये है इसके बाद, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे नहीं जाऊंगा, सॉल्यूशन तो 1 मिनट में ये भी बता सकता हूं, बट हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है। ठीक है ना, इसके लिए आप लोग यूट्यूब पर ही चैनल पे ही प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो 48 के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग जल्दी से, और भैया इसमें आगे ध्यान से समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपने हैं, इनको एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए देखें इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या होगा। लो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आरसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होता है भैया, आरसी, टी बराबर आरसी,
और अगर RL सर्किट आ जाए तो RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है T इक्वल्स टू L/R। ये अपन को याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ये RC सर्किट का है, किसका है? RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट का L/R होता है, ये टाइम कांस्टेंट L/R होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है, देखिए इसमें फाइंड द टोटल पावर पूछी गई। इन अ 3 फेज सिस्टम 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज given to measure 2 watt meter method is used, reading of the both watt meter कितना है? दोनों वाट मीटर की रीडिंग 4.5 किलो वाट है। कह रहे टोटल पावर बताओ। तो दोस्तों टोटल पावर P बराबर होता है W1 प्लस W2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4.5 प्लस 4.5 कितना हो गया आपके पास? ये तो 9 हो गया। दिस इज योर आंसर 9 किलो वाट। देखो कितना इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यूपीपीसीएल में आने वाले क्वेश्चंस हैं ये सभी। चलिए नेक्स्ट बोला है द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेसेस। तो फ्री स्पेस के लिए इसे एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। ये होता है 8.854 10 की पावर -12। तो 8.854 10 की पावर -12 यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट विच वन इज नॉट अ कंडक्टिव मटेरियल। चलो ये बताओ इनमें से कौन सा कंडक्टिव मटेरियल नहीं है? जल्दी कोई बता सकता है इनमें से कौन सा कंडक्टिव मटेरियल नहीं है? तो दोस्तों कॉपर आपको पता है, ये कॉपर की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, कॉपर COPPER होता है पहली बात तो, है ना, CU नॉर्मली लिखते। तो कंडक्टिव मटेरियल कौन सा नहीं है? तो ये तो कंडक्टिव मटेरियल है, टंगस्टन है, प्लेटिनम है, जर्मेनियम नहीं है। जर्मेनियम कैसा है? ये एक सेमीकंडक्टर है दोस्तों। कैसा है? सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर है। हमको ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया? 50 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इन अ 3 फेज सिस्टम 2 वाट मीटर मेथड इज यूज्ड टू मेजर अ पावर इफ द रीडिंग ऑफ वाट मीटर 1700 1100 फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द वाट मीटर। पावर फैक्टर पूछ लिया दोस्तों। जब पावर फैक्टर यहाँ पे पूछ लिया है तो हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अपन को पता है, हमें क्या पता? हमें ये पता है कि पावर फैक्टर जब निकालते हैं तो भैया यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला होता है cos phi इक्वल्स टू cos tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। लेकिन हमारे पास फाइनाइट इनकी वैल्यू नहीं है, 1700 1100 दिया। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले निकाल देंगे tan phi। क्या निकाल देंगे? tan phi। tan phi कैसे मिलेगा? अगर इस cos को हटा दें तो phi बराबर tan इनवर्स मिलेगा कि नहीं? तो tan phi बराबर कितना आएगा? √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। तो 1700 माइनस 1100 600 और 1700 प्लस 1100 2800, है ना, यानी कि आया 3/14 यानी कि 3√3 अपॉन 14। दोस्तों ये आपको मिलेगा tan phi की वैल्यू। तो हमें पावर फैक्टर निकालना, तो हम लोग एक और बहुत अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं पावर फैक्टर निकालने का। कभी भी tan phi अपन को मिल जाए तो पावर फैक्टर होता है cos phi बराबर 1 अपॉन √1 प्लस tan स्क्वायर phi। अब आपको पता है पहले वाट मीटर की रीडिंग कैसी है? 1700। ये W1 हो गया, 1100 किसकी है? W2। यानी कि पहले की ज्यादा है दूसरे की कम, यानी कि W1 बड़ा है W2 छोटा है ना। इसका मतलब लैगिंग करेगा। तो जब लैगिंग करेगा तो अपने पास यानी कि इन दो में से कोई एक आंसर होना चाहिए लैगिंग वाला। लैगिंग कौन सा? सभी लैगिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लैगिंग है। यानी कि 0.9 या इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर लीडिंग लैगिंग लिखा होता तो लैगिंग वाला हम सिलेक्ट करते। तो अगर इसको हम रख के इसको सॉल्व करें पूरा, आप इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करेंगे सभी लोग बच्चे, सही बच्चे कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 0.9375। और ये क्या करेगा? ये लैगिंग करेगा। कैसे करेगा? लैगिंग। इसमें ये लीडिंग भी दे सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस टाइप के काफी क्वेश्चन आए, 0.9375 लीडिंग लिख दिया एक में, तो लीडिंग नहीं होगा क्योंकि पहले वाट मीटर की रीडिंग ज्यादा है दूसरे की कम, तो लैगिंग ही करेगा हमेशा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, सी। क्लियर है? सभी को अच्छे समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से और इसको कवर करते हैं, खत्म करते हैं इसको, ठीक है। तो आपके यही क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे करा दिए। ये आपका एक फेस करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फेस करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है? चलो इसको रिमूव कर दें। चलो तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? देखिए 45 क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरीके का जैसे अभी हम करते आ रहे हैं। इसमें क्या बोला? फेस करंट आपसे बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? इसमें नॉर्मली आपसे बोला है फेस करंट क्या होगा। तो देखिए हम लोग कैसे, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, स्टार कनेक्टेड है, हमें मालूम है VL बराबर कितना होता है? √3 VPH।
और आपको जो सप्लाई दी है 400 वोल्ट, ये क्या है, लाइन वोल्टेज है ना, √3 VPH हो गया। तो VPH की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई, ये 400/√3। देखो एक ही क्वेश्चन है, ये बार बार आ रहा है, किसी में पावर पूछ ली, किसी में पावर फैक्टर पूछ लिया, किसी में इम्पीडेंस पूछ लिया, किसी में करंट, इस तरीके से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में, इसमें अलग अलग चीजें आपसे पूछ ली गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास फेज वोल्टेज आ गया, आपके पास दिया गया लेट द इम्पीडेंस 0.318 एंड 10 ओम, है ना। तो आपसे करंट पूछ लिया दोस्तों। तो देखो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, आप पूरा सॉल्व आराम से कर लेंगे। ZPH बराबर कितना होगा, ये आपके पास रेजिस्टेंस कितना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है R + j⍵L, तो भैया अंडर रूट में हम लोग कर देंगे R² + ω⍵L का होल स्क्वायर। ये कितना होगा, ZPH इक्वल्स टू, तो ZPH बराबर अंडर रूट R कितना है, R है यहाँ पे 10, तो ये आ गया 100 प्लस ओमेगा होता है 2 पाई, ये 3.14 है ना, F 50 और L की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 0.318, देखिए दिया है कि नहीं 0.318। इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे, ZPH आएगा और IPH हम लोग निकाल लेंगे, IPH इक्वल्स टू होगा VPH अपॉन ZPH। तो चलिए मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाइए सब लोग, ये पुट अप करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा अपना 16.33 एम्पियर, है ना। ये तो कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही लेंगे, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे ना, 6.28 फिर 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, 100 करेंगे तो आपका 314 आ जाएगा, 0.318 में गुणा करके 100 प्लस अंडर रूट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आज का पेपर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद दोस्तों। अगर पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग एक नई सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें धमाका करेंगे आगे, इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट तक 499 वीडियो, लगभग 500 वीडियो आपको पूरे टेक्निकल के देखने को मिलेंगे और आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।